हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। बेटा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे चैनल पे रिलेटेड टू एमपीपीएससी, स्कूल सिलेबस, एनसीईआरटी, सीबीएसई, इनकी जितनी भी किताबें हैं उनमें जो भी पार्ट पढ़ाए जाते हैं वो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट सेक्शन में जो भी करंट अफेयर है, कोई चेंजेस हो रहे हैं, किसी स्टेट को कोई दर्जा दिया जा रहा है, वो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि आपको पहले इन्फॉर्म किया जा चुका है कि हमने मिशन कांस्टेबल 2026 स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है अब की बारी वर्दी हमारी, यानी हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट फ्री बैच मिलेगा ओनली ऑन यूट्यूब विदाउट एनी फी। कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा निशुल्क है, जिसमें आपको हम कांस्टेबल का पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट होगा, पीडीएफ में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा आपके पास, क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस हैं तो रिकॉर्डेड बैकअप होना नेसेसरी है। अब क्योंकि इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो ये सारी चीजें अक्सर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तब आपको मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे, वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली सब कुछ कंप्लीट सिलेबस एमपी कांस्टेबल का आपको एक जगह पर मिल जाएगा। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, एक क्यूआर कोड है इंस्टाग्राम पेज का हमारे वीएस क्लासेस का, एक आपको क्यूआर कोड दिख रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का है। अब टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर दिख रहा है ये किस काम आएगा? जो भी हम आपको, जो भी लेक्चर आप देखते हैं हमारे चैनल में, अगर आपको उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप यहाँ स्कैन करेंगे, ठीक है, और आपको सीधे ये स्कैनर जो है लेकर के पहुंच जाएगा कहाँ, ये क्यूआर जो कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर आपको जो कुछ भी नोट्स चाहिए मिल जाएंगे। अब साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जो भी अपडेट आपको रील वगैरह दिख जाएंगी और रील रिलेटेड होंगी एजुकेशन से, कोई चेंजेस हो रहे हैं भाई, जैसे आपको यूट्यूब पे हमारे शॉर्ट सेक्शन में मिलेगा वैसे इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई नई भर्ती आ रही है, एग्जाम होने वाला है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑफलाइन कांटेक्ट दिख रहा होगा, ये कांटेक्ट है हमारा व्हाट्सएप का है, ठीक है। आप अगर हमसे डायरेक्टली हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के लिए कांटेक्ट दिया हुआ है, ऑनलाइन अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये है, ये आप स्कैन कर सकते हैं, हमारा क्यूआर कोड है सामने। आगे बढ़ूं, चलिए, ये मान करके कि आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ती हूँ। अब मैं अपने बारे में बात कर लेती हूँ। मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रही थी, ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ा रही थी, किसका? एमपी कांस्टेबल 2026 का। मैंने बताया था स्टैटिक जीके वो होता है जिसके जो फैक्ट हैं वो चेंज नहीं होते हैं, हाँ एक्स्ट्रा सोर्सेज, सॉरी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो ऐड होते जाती हैं, कोई करंट अफेयर है, कोई चेंजेस हो रहे हैं किसी चीज में तो वो ऐड होते जाता है। बाकी ये मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ 2026, जो एग्जाम होने वाला है एमपी कांस्टेबल का, ऐसी संभावना है इस वर्ष के अंत तक परीक्षा होने की संभावना है। जो होता है तो सारा कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए एक जगह पर, ठीक है। अब स्टैटिक जीके का सिलेबस मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जिसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है बेटा, कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको स्टैटिक जीके का मिल रहा है, आप हमारी प्लेलिस्ट के अलग सेक्शन में भी जाएंगे तो वहां पे मैथ्स, रीजनिंग, इससे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ? जिले, संभाग, नदियां, पर्वत, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के शोध संस्थान, राष्ट्रीय प्रतीक, इतिहास, कला एवं संस्कृति, नदियां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये सारा कुछ आपके स्टैटिक जीके में आता है बेटा। और ये सारा चीज हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं फ्री फ्री फ्री, निशुल्क में। ये सारी चीजें मिलना खुद में महंगा होता है, ठीक है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 अब की बारी वर्दी हमारी, हम ये लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। अब लेक्चर्स की बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रमुख शोध संस्थान शुरू किया था, जो हमारा लेक्चर 1 था। आज हमारा लेक्चर 2 है और भारत के प्रमुख शोध संस्थान में भी मैंने आपको
कृषि से जुड़ा हुआ जो भी शोध संस्थान था उसके बारे में पढ़ा दिया था। एक बार क्विक रिकैप देखेंगे तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कृषि से जुड़ा जो भी प्रमुख शोध संस्थान है उसमें कुछ 7 से 8 शोध संस्थान थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें जो भी करंट अफेयर था, हालिया उपलब्धि थी, रिसेंट अचीवमेंट था, या कोई भी संस्थान किस चीज पे रिसर्च कर रही है अभी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। संस्थापक कौन है, निदेशक कौन है, अभी मुख्यालय कहाँ पर है शोध संस्थानों का, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। और इसी कड़ी में आज भी हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन संस्थान। ठीक है, यानी हम पशुपालन शोध संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केंद्रीय कपास अनुसंधान है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है, फिर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, फिर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान है। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको ये बफेलो से जुड़ा, स्पाइसेस से जुड़ा ये सब संस्थानों के बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बेटा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत क्यों है। जैसे आपका जो बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यानी भारत के लिए गौरव की बात है कि अगर हम हमारे देश में जो पशु हैं उनसे होने वाली जो बीमारी है या उनको होने वाली जो बीमारी है वो संक्रमण फैल रहा है, उसको रोकने के लिए भी अगर कोई संस्थान इतनी लगन से, इतने मेहनत से अगर काम कर रहा है तो हमारा दायित्व है उसके बारे में पढ़ना। और अगर दायित्व नहीं भी मानते हैं तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में अब शुरू कर देते हैं। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। देखिए, कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में हमने पढ़ा था, जो 1905 में दरभंगा जिले में इसको बनाया गया था, समस्तीपुर जो आज का है, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी हुई थी, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर मैंने आपको बता दिया किस बारे में होगा, पशुपालन से जुड़े सारी चीजों के बारे में होगा। ठीक है, अब पहला अनुसंधान संस्थान पढ़ते हैं जो है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। यानी कपास के लिए जो अनुसंधान संस्थान है, कपास पर जहां पर शोध हो रहा है, उस अनुसंधान के बारे में हम जानने वाले हैं। अब ये बताइए कि हमें कॉटन यानी कपास के बारे में पढ़ने की क्यों जरूरत है। क्योंकि हमारा देश आजादी के पहले मसालों और कपास के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। बाहर से पोर्तुगीज, डच ये इस चीज का बिजनेस करने के लिए हमारे देश में आते थे, और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश में बाहर से कपास मंगाया जाता था, और उस चीज को सुधारने के लिए इस संस्थान ने कड़ी मेहनत की है, जिसको इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, CICR के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैंने आपको बताया था हम एक नजर में क्विक फैक्ट्स देखेंगे जो वन लाइनर में आपके आता है, और कुछ हालिया जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, या अभी उनकी कोई रिसेंट खोज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्थापना इसकी 1976 में हुई थी। कहाँ हुई थी, नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। अब क्योंकि ये कपास अनुसंधान संस्थान है तो ये संस्थान नागपुर में क्यों है, महाराष्ट्र के नागपुर के विदर्भ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी किसके लिए जरूरी है, कपास की खेती के लिए जरूरी है। तो ये कैसे लिंक्ड हो गया, क्या मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के नागपुर में जो विदर्भ क्षेत्र है वहां पर क्या मिलती है, वहां पर काली मिट्टी मिलती है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ, एक ही में लिख दूंगी मैं। वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है जो जरूरी होती है कपास के लिए। तो इसलिए ये जो संस्थान है ये कहाँ पर है, ये नागपुर में है। अब इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, नागपुर में है, क्योंकि काली मिट्टी नागपुर में मिलती है, और मिट्टी जरूरी है, काली मिट्टी किसके लिए, कपास की खेती के लिए। अब इसके निदेशक कौन है आज की डेट में, डॉक्टर YG प्रसाद इसके निदेशक हैं, इसको रट लीजिएगा। अब प्रमुख विवरण में आ जाते हैं, की फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। प्रमुख कार्य क्या है इस संस्थान का, कपास की खेती और गुलाबी सुंडी यानी
पिंक बॉलवॉर्म जैसी बीमारियों से बचाव और शोध करना, बचाव पर शोध करना। देखिए, कपास की जो खेती होती है उसके बारे में ये लोग शोध करते हैं कि किस तरीके से फाइन क्वालिटी का वुल जो है वो मिल सके, अच्छी क्वालिटी का कपास मिल सके, उस पर यह संस्थान शोध करता है। साथ ही साथ कपास में जो पिंक बॉलवॉर्म लगते हैं यानी गुलाबी सुंडी लगती है, ये एक कीटाणु होता है जो कपास को अंदर से खराब कर देता है। तो उस चीज से बीच बचाव के लिए ये संस्थान काम कर रहा है कि कैसे कपास को खराब किए बिना इस तरीके का कुछ बनाया जाए जिससे ये कीड़ा खत्म हो जाए और कपास भी ना खराब हो। तो इस चीज पर इनका शोध चल रहा है। अब विशेष तथ्य क्या है, महाराष्ट्र, ये मैंने आपको अभी बताया है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र काली मिट्टी, कपास के लिए सर्वोत्तम होती है काली मिट्टी, प्रसिद्ध है, इसलिए यह संस्थान नागपुर में है। ये मैंने आपको अभी बताया। अब इनकी रिसेंट अचीवमेंट क्या है, कम समय में तैयार होने वाली स्वदेशी बीटी कपास की किस्में विकसित की गई हैं। क्या बताया मैंने आपको, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। यहां पे मैंने एक वर्ड बताया आपको, बीटी। बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, ये इसका टेक्निकल नाम है। अब ये कॉटन क्या है, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपास है ये, इसको हम बाहर के देशों से मंगाते थे। लेकिन ये बीटी कॉटन, ये जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है नागपुर में, उसने खुद विकसित किया है बीटी कॉटन। अब ये बीटी यानी बैसिलस thuringiensis क्या है, ये जेनेटिकली, दिस इज, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जेनेटिकली modified variety of cotton। पहली चीज तो ये आप जान लिए, एक मिनट, पहला आपने इसका फुल फॉर्म जाना, दूसरा आपने इसके बारे में जाना। अब ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ कॉटन दैट हैज बीन engineered to be pest resistant। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बीटी कॉटन है जिसे हमारे देश में हमारे संस्थान ने विकसित किया है नागपुर के, उसका फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis। ये एक प्रकार का कपास होता है जो मॉडिफाई किया गया है साइंटिफिकली, जो ऐसा कपास होता है जिसमें क्या कीड़े जो जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, बॉलवॉर्म के बारे में, गुलाबी सुंडी के बारे में, वो इसमें नहीं लगता है। क्योंकि ये जो कपास है बेटा, ये 150 से 160 दिनों में बन करके तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ये कीड़ा है इसको लगने का समय नहीं मिलता है कपास में। तो ये फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन हमारे संस्थान में तैयार किया गया है। एक बार फिर से पढ़िए, कम समय में तैयार होने वाली स्वदेशी बीटी कपास की किस्में विकसित की गई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो क्या क्या जान लिए कि इसका जो संस्थान है वो नागपुर में क्यों है, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर हमने बीटी के बारे में जाना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है और पेस्ट रेजिस्टेंट होती है। ये पहली चीज आपने पहले संस्थान के बारे में जाना। अब दूसरा संस्थान पशुपालन से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, एक नजर में। स्थापना इसकी 1923 में हुई थी बेंगलुरु में। जब स्थापना हुई थी तो 1923 में हुई थी, लेकिन अभी ये करनाल स्थानांतरित कर दिया गया है, करनाल यानी हरियाणा में, ठीक है। और स्थानांतरित कब किया गया, 1925 में। अब यहाँ पे एक चीज जानिए, जब ये इंस्टीट्यूट बना था, कब बना था, 1923 में, ठीक है। तो जब ये इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि जब कोई भी संस्थान बनाया गया तो वो कहाँ बनाया गया, उस समय उसका नाम क्या था, स्थानांतरित कब किया गया। तो 1950 में जब ये बेंगलुरु में बना था तो इसका नाम क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री।
ठीक है। यानी जब ये संस्थान बना था 1923 में, तब बेंगलुरु में था। उस समय इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रखा गया था, लेकिन 1955 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया हरियाणा के करनाल में। समझ में आया? अब निदेशक जानते हैं। निदेशक है इसके डॉक्टर धीर सिंह। इतनी आसान भाषा में डिटेल में कोई वन लाइनर नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। इससे आपका सिर्फ एमपी कांस्टेबल नहीं, बाकी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं बेटा वो भी तैयार हो रही हैं। अब प्रमुख विवरण पे आते हैं। इस संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? इस संस्थान का प्रमुख कार्य है दूध उत्पादन और डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण में देश को अग्रणी संस्थान बनाना। ये संस्थान क्या करता है? जो मिल्क प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, उसकी क्वालिटी को बेटर करना, और साथ ही साथ जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे पनीर का एग्जांपल ले लीजिए, तो उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाने का भी काम होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। 2-3 मुख्य काम है इस संस्थान के। पहला क्या? जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो भी मिल्क से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाना, ठीक है। बहुत आसान था। अब विशेष तथ्य क्या है? इसने भारत की पहली क्लोन भैंस गरिमा बनाई थी। क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब आप ये समझ लीजिए डॉपलगैंगर, या फिर आप हूबहू भी बोल सकते हैं। डॉपलगैंगर या फिर हूबहू, उसी के जैसे दिखने वाला कोई चीज बना देना। तो यहाँ पे बफेलोज की बात हो रही है, भैंस की बात हो रही है। तो क्लोन भैंस हमारे देश में पहली कौन बनी थी? गरिमा नामक बनी थी। अब क्लोन मतलब क्या होगा? जो भी पेरेंट होगा उसका एज इट इज डीएनए उस बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो है ये सबसे ज्यादा दुधारू किस्म की मानी जाती है, जो एक दिन में 15 लीटर से ज्यादा दूध दे सकती है, जो हमारे देश में श्वेत क्रांति को गति दे सकता है, ठीक है। अब हालिया उपलब्धि क्या है? गिर नस्ल की गाय का भारत का पहला क्लोन बछड़ा गंगा तैयार किया गया था। ये जो किस्म है गिर नस्ल, ये भी क्या करती है? ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। और इससे क्या होगा? जो हमारे देश में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन जो चल रहा है उसको क्या करेगा? गति देगा। अब इसके साथ साथ ये किससे जुड़ सकता है? अब ये जो बनाया गया था, जो गंगा नामक हमारी क्लोन भैंस है, वो कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 2023 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट जान लीजिए। एक अभियान है बेटा, राष्ट्रीय गोकुल अभियान। ये जो अभियान है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था, माफी चाहूंगी। 2014 में ये अभियान शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और उनका ये अभियान का उद्देश्य था कि जो भी हमारे देश में गाय हैं उनकी नस्लों को सुरक्षित और संरक्षित करना, जिससे हमारे देश की जो श्वेत क्रांति है उसे बूस्ट किया जा सके। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो? मिल्क प्रोडक्शन हो। मिल्क प्रोडक्शन होगा तो वो भी हमारी आर्थिक आय का एक प्रमुख स्रोत जो है वो माना जा सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल गए। 2-3 नहीं, बहुत सारे फैक्ट मिल गए। देश में अग्रणी संस्थान है, ठीक है। गरिमा नामक पहली भारत की क्लोन गाय जो है वो हमारे देश में इस संस्थान ने बनाया था। फिर अगला क्या आपने जाना? गंगा नामक एक बछड़ा तैयार किया गया जो गिर नस्ल का है, जिसे 2023 में तैयार किया गया था, जो 15 लीटर से अधिक दूध दे सकती है, एक दिन में क्षमता रखती है। फिर ये जो अभियान है ये जुड़ा हुआ है 2 चीजों से, श्वेत क्रांति और दूसरा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा संस्थान था। बहुत आसान भाषा में एकदम आराम आराम से पढ़ते हैं। तीसरा है हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? जो है अभी उत्तर प्रदेश में। देखिए स्थापना इसकी कब हुई थी? 1889 पुणे में हुई थी, बहुत पहले। लेकिन बाद में इसे बरेली स्थानांतरित कर दिया गया, कोई प्रमुख कारण नहीं है इसमें। तो कब बना? 1889 में बना। अभी इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश इज्जत नगर बरेली में है, जिसके निदेशक हैं डॉक्टर त्रिवेदी दत्ता। ये वन लाइनर फैक्ट हो गए। अब प्रमुख विवरण पे आते हैं। ये जो संस्थान है किस पर काम करता है?
पशुओं से जुड़ी जो वैक्सीन होती है वो बनाने का काम करता है। पशुओं में जो बीमारी होती है उस संक्रमण को उनमें भी फैलने से रोकता है और साथ ही साथ उसे ह्यूमन तक पहुंचने से रोकने के लिए भी वैक्सीन बनाता है ये। यानी खास तौर पर ये क्या करता है, पशुओं में जो संक्रमण फैलता है उसको रोकने का काम करता है ये संस्थान। और साथ ही साथ इसे क्या बोला जाता है, एक सेकेंड, इसे एम्स बोला जाता है पशुओं का। पशुओं का एम्स बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो पशु प्लेग फैला था हमारे देश में, उस पर रोकथाम में यही इंस्टीट्यूट ने हमारा साथ दिया था। तो यानी क्या समझ में आया, ये जो संस्थान है पशुओं के टीके, पशु स्वास्थ्य पर काम करता है और इसे साथ ही साथ पशुओं का एम्स बोला जाता है। पशु प्लेग जो फैला था उसको रोकने में इस संस्थान ने मदद की थी। साथ ही साथ ये जो संस्थान है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ पर सिर्फ शोध नहीं होता है बेटा, यहाँ पर रिसर्च तो होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन भी दिया जाता है इन सारी चीजों पे। और एजुकेशन भी कैसा, पीएचडी लेवल का, यानी यहाँ पर पीएचडी लेवल पे आप काम कर सकते हैं वैक्सीन बनाने में। तो यानी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, आपको शिक्षा भी देती है और शोध भी करती है। अब विशेष तथ्य क्या है, यह पशु स्वास्थ्य पर काम करने वाला देश का सबसे बड़ा केंद्र है। हमारे पूरे भारत देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा संस्थान है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर काम करता है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, हालिया उपलब्धि क्या है, सुअरों के लिए घातक क्लासिकल स्वाइन फीवर, आपको याद होगा CSF क्लासिकल स्वाइन फीवर फैला था, जो इन जानवरों में तो फैल ही रहा था, साथ ही साथ जो ह्यूमंस हैं, व्यक्ति हैं, उनमें भी फैलने का एक डर था। तो उस चीज के रोकथाम के लिए इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी टीका विकसित किया था इस चीज के रोकथाम के लिए। तो ये हमारा तीसरा प्रमुख अनुसंधान संस्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है, चलिए। अब हमारा चौथा संस्थान कौन सा है, चौथा संस्थान है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा संस्थान, चौथा संस्थान पढ़ रहे हैं जो पशुपालन अनुसंधान संस्थान में आता है भारत के, जो हम स्टैटिक जीके का टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें चौथा है पशुपालन से जुड़ा हुआ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। रिपीट कर रही हूं ताकि आपको चीजें जल्दी याद हो जाएं। मुख्यालय इसका कहाँ, देखिए स्थापना हुई थी 1962 में, कहाँ पर हुई थी, राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के अविका नगर टोंक में। अब ये जो संस्थान है इसके राजस्थान जो भी इंस्टीट्यूट है उसके पीछे कारण भी है कि कोई संस्थान अगर कहीं पर है तो वो क्यों है, उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रमुख कारण है। तो ये जो संस्थान है राजस्थान में इसलिए है क्योंकि राजस्थान ऊन का प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में माना जाता है। जो हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में इसलिए है क्योंकि राजस्थान पूरे हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, निदेशक पर चलते हैं। निदेशक है इसके अरुण कुमार तोमर, इसके निदेशक है इस संस्थान के अरुण कुमार तोमर। अब सॉरी, प्रमुख कार्य क्या है इस अनुसंधान संस्थान का, ऊन की गुणवत्ता चेक करना, ठीक है, और उसमें सुधार करना, और शुष्क क्षेत्रों में भेड़ पालन की उन्नत तकनीक विकसित करना। दो काम पता चले, पहला जो ऊन यहाँ पर हो रहा है, जो वुल हो रहा है उसकी गुणवत्ता चेक करना, सही करना। दूसरा, जो सूखे इलाके हैं, एरिड एरियाज हैं, वहां पर भेड़ पालन को सही करना, भेड़ पालन होगा, तकनीक अच्छी होगी तो उस क्षेत्र में भी क्या होगा, ऊन उत्पादन होगा। तो इन दो चीजों पर ये संस्थान जो है वो कार्य करती है। अभी इसमें स्पेशल फैक्ट क्या है, राजस्थान भारत में ऊन का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा। अब हालिया उपलब्धि क्या है, अविशान नामक भेड़ की नस्ल विकसित की
जो एक साथ 2 या 3 बच्चे देने की क्षमता रखती है। हालिया उपलब्धि क्या बताया मैंने, लिख लेते हैं। अविशान नामक भेड़ विकसित। ठीक है, ये हमने पढ़ा हालिया उपलब्धि में। ठीक है, अब ये अविशान क्या है, ये एक भेड़ है जो बहुप्रज है, जिसे अंग्रेजी में प्रोलिफिक बोला जाता है। अब ये प्रोलिफिक क्या होता है, प्रोलिफिक ऐसी भेड़ें होती है, क्या देखिए भेड़ में ये दिक्कत होती है कि वो जो है एक समय में, दिक्कत नहीं, कुदरत ने उन्हें ऐसा बनाया होता है, तो वो एक समय पर एक बच्चे देने की क्षमता रखती है। लेकिन क्योंकि वुल हमें ज्यादा चाहिए है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर क्या किया गया है, एक टेक्निक यानी अविशान नामक भेड़ विकसित की गई है जो बहुप्रज है, प्रोलिफिक है। अब प्रोलिफिक वो होता है जो एक समय पर 2 या 3 बच्चे देने की क्षमता रखती हो, उस भेड़ को क्या बोला जाता है, अविशान बोला जाता है, और प्रोलिफिक होती है वो। ठीक है, अब यहीं पर एक फैक्ट निकल करके एक और आता है कि भारत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, भारत की पहली क्लोन भेड़ का नाम बहुत ही मजेदार था, मजेदार नाम नहीं था, नाम तो था डॉली। ठीक है, भारत की जो पहली क्लोन, मैंने क्लोन का आपको बताया डॉपलगैंगर या फिर हूबहू, जिसका पेरेंट डीएनए एज इट इज ट्रांसफर होता हो बच्चे में। ठीक है, तो हमारे भारत की जो पहली क्लोन भेड़ थी, क्लोन शीप थी, वो उसका नाम डॉली था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारा चौथा अनुसंधान संस्थान जो भेड़ और वुल क्वालिटी पर है उसके बारे में पढ़ लिया आपने। अविशान नामक हमने भेड़ की नस्ल जो है उसको विकसित किया जो ज्यादा बच्चे देगी, जिससे वुल क्वालिटी जो है वो बेटर होगी और ज्यादा होगी। अब हमारा पांचवा अनुसंधान संस्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, भैंसों पर अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। और इसमें कुछ भी ऐसा अजीब महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देशों को मिला करके भारत में दूसरा ऐसा अनुसंधान संस्थान है जो भैंसों पर क्या कर रहा है, शोध कर रहा है। और ये शोध आम शोध की तरह नहीं होती है, ये क्या करती है, आर्थिक रूप से देश की सहायता करती है। कैसे देश की सहायता करेगी, श्वेत क्रांति को बढ़ावा देकर के, श्वेत क्रांति यानी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन ला करके। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। एक नजर में क्विक फैक्ट्स देखते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। स्थापना 1985, मुख्यालय कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। निदेशक है इसके डॉक्टर टीके दत्ता। जितने भी निदेशकों के नाम हैं मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था बेटा, कि जो भी मैं आपको इंस्टीट्यूट के नाम बता रही हूँ और निदेशकों के नाम बता रही हूँ उसका एक प्रॉपर टेबल बना लीजिएगा। कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान संस्थान है उनके जो निदेशक हैं उनका टेबल ए बनाइए, फिर टेबल बी बनाइए जिसमें बाकी के निदेशक पशुपालन से जुड़े हों। इससे क्या होगा, आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे और सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। इसके अलावा हम, क्योंकि आपको नोट्स तो शेयर करेंगे, आपको एक बार और लास्ट में क्यूआर कोड दिखाऊंगी तो आप स्कैन कर लीजिएगा, वहां पे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के क्विक फैक्ट्स देख लिए। टीके दत्ता जो है निदेशक हैं। प्रमुख कार्य क्या है, मुर्रा। सबसे पहले ये वर्ड, मुर्रा नस्ल जो होती है भैंसों में वो सबसे ज्यादा दुधारू मानी जाती है। ठीक है, तो प्रमुख कार्य क्या है इस अनुसंधान संस्थान का, मुर्रा जैसी उन्नत नस्ल की भैंसों के संरक्षण और क्लोनिंग तकनीक पर शोध करना। यानी ये जो नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर विशेष तथ्य क्या आ रहा है यहाँ पे, हरियाणा की मुर्रा भैंस को काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। यहाँ की जो हरियाणा की जो इस नस्ल की, मुर्रा नस्ल की भैंसें होती हैं उनको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। यानी समझिए आर्थिक तौर पर ये कितनी सहायता करती होंगी। ठीक है, अब रीसेंट अचीवमेंट में आते हैं। हालिया उपलब्धि, भैंसों में प्रजनन संबंधी बांझपन को पहचानने के लिए हीट डिटेक्शन किट बनाई गई है। मैं समझाती हूँ।
क्या होता है, जो भी गाय भैंसों को रखने वाले जो लोग होते हैं या जो किसान होते हैं, कई बार उनको ये समझने में दिक्कत आती है कि जो भैंसें हैं, जो गाय हैं, वो प्रजनन हेतु अब तैयार हैं या नहीं है। अब ये नहीं समझ में आने में क्या होता है, कई बार जब हम गलत तरीके से उनको क्या है हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से डील करते हैं, जिसके कारण जो भैंसें हैं उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो टेक्निक बनाई गई है, हीट डिटेक्शन किट बनाया गया है, इससे क्या होगा, थ्रू देयर यूरिन हम चेक कर सकते हैं कि जो भैंस या गाय हैं वो प्रजनन हेतु अभी तैयार हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है इस इंस्टीट्यूट में, जो भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है बफेलो रिसर्च पे। ये हमारा हो गया 5वां अनुसंधान संस्थान। अब आ जाते हैं हमारे 6वें संस्थान पर। शोध संस्थान है केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइसेस रिसर्च। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा देश कपास और मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यानी आपको हमारे चैनल में वीडियोस में मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया है कि जो काली मिर्च है उसे काला सोना बोला जाता था पहले के समय में, आजादी के समय में और आजादी के बहुत पहले भी। और ये एक कहावत थी उस समय कि अगर आप एक बोरी जो काली मिर्च है, गोल मिर्च, स्पाइसेस जो होती हैं उनमें जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर जिसको आप बोलते हैं, उसे एक बोरा अगर आप देते थे तो आप एक गुलाम खरीद सकते थे। गुलाम वो जो दिन भर आपके साथ रहे, आपकी हर बात माने, आपका हर कार्य करे। तो एक बोरा अगर आप काली मिर्च देकर के गुलाम खरीद सकते थे उस समय, तो आप काली मिर्च की ये कीमत समझिए। तो उस समय हमारा देश इन सारी चीजों के लिए बहुत उन्नत माना जाता था। साथ ही साथ वास्को डी गामा है, जो व्यक्ति है वो हमारे देश के कालीकट जो क्षेत्र है केरला का, साउथ इंडिया में, मसालों की खोज में वो व्यक्ति सबसे पहले कालीकट में ही आए थे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय मसाला अनुसंधान पढ़ रहे हैं, जिसकी स्थापना 1975-75 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कालीकट पर है। मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा कालीकट आया था मसाले ही लेने के लिए। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ, कालीकट, कोझिकोड, केरल में। निदेशक हैं डॉक्टर आर दिनेश। क्या बताया, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आज इसका मुख्यालय कोझिकोड, कालीकट के केरल में है। तीनों नाम याद रखेंगे। फिर निदेशक हैं इसके डॉक्टर आर दिनेश। अब प्रमुख कार्य क्या है इस संस्थान का, काली मिर्च, हल्दी और अदरक की उन्नत खेती पर शोध करना। यानी जो मसाले हैं, या जो ये काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गया, अदरक हो गई, ऐसी सारी जो चीजें हैं, इनकी उपज ज्यादा हो, फसल ज्यादा हो, इस चीज पर ये क्या करता है, शोध करता है ये संस्थान। अब विशेष तथ्य क्या निकल करके आता है यहाँ पर, केरल को सदियों से मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरला में बहुत मसाले होते हैं, ठीक है, तो इस कारण इसको मसालों का बगीचा बोला जाता है। रिसेंट अचीवमेंट, हालिया उपलब्धि क्या है, हल्दी की नई किस्म IISR प्रज्ञा विकसित की, जिसमें कैंसर रोधी कर्क्यूमिन अधिक है। अब मैं आपको बताती हूँ कर्क्यूमिन क्या होता है। पेज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले IISR, ये क्या है, इनकी रिसेंट क्या है, खोज है, IISR प्रज्ञा। अब इसमें क्या पाया, देखिए हल्दी में क्या पाया जाता है, कर्क्यूमिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। अब कर्क्यूमिन क्या होता है, दिस इज प्राइमरी, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड फाउंड इन टर्मरिक which has antioxidant and anti-inflammatory प्रॉपर्टी। अब एक बार वापस चलते हैं, सॉरी, हालिया उपलब्धि क्या है, हल्दी की नई किस्म इन्होंने ढूंढी है जिसका नाम IISR प्रज्ञा है, जिसमें कर्क्यूमिन पाया जाता है। अब कर्क्यूमिन क्या है,
ये क्या है? कर्क्यूमिन एक कंपाउंड है, प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड है, एक सेकेंड, जो किस में पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है। हल्दी में पाया जाता है कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड, जिसमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। हल्दी में वैसे भी कर्क्यूमिन पाया जाता है, लेकिन जो IISR प्रज्ञा ढूंढा गया है, IISR यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है, कोड है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइसेस रिसर्च के लिए स्टैंड करता है IISR, और जो हल्दी खोजी गई है उसका नाम प्रज्ञा रखा गया है। तो ये जो हल्दी खोजी गई है इसमें एक्स्ट्रा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको रोग निरोधक बनाएंगे, ठीक है, आप में संक्रमण फैलने से बचाएंगे, और एंटी इंफ्लेमेटरी यानी स्वेलिंग वगैरह जो होती है किसी चीज से, उस चीज के भी रोकथाम के लिए ये हल्दी जो है वो सक्षम पाई गई है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है कर्क्यूमिन में, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं कर्क्यूमिन में, और यही इसकी हालिया उपलब्धि है। तो ये हमारा 6वां अनुसंधान संस्थान हो गया बेटा। अब 7वें में चलते हैं। 7वां है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी शुष्क इलाकों में बागवानी के लिए ये संस्थान जो है वो समर्पित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। मुख्यालय इसका है बीकानेर, राजस्थान में। राजस्थान में क्यों? क्योंकि सूखे इलाकों पे ये क्या कर रहा है? बागवानी के लिए शोध कर रहा है, तो इसका राजस्थान में होना लाजमी है। निदेशक है कौन? डॉक्टर जगदीश राणे इसके निदेशक है। ये हमारे क्विक फैक्ट्स हो गए। प्रमुख विवरण क्या है? इस संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? रेगिस्तानी या कम पानी वाले इलाकों में बेर, आंवला, अनार जैसे फल उगाने की तकनीक, यानी ये जो संस्थान है ये क्या करता है? जो शुष्क इलाके हैं वहां पर किस तरीके से बागवानी की जाए और कैसे ऐसे फल लगाए जाएं जिनमें कम सिंचाई लगती हो, कम पानी लगता हो, इस चीज पर यह संस्थान जो है वो काम करता है। राजस्थान का बागवानी संस्थान, ठीक है। अब इसका विशेष तथ्य क्या है? यह संस्थान मुख्य रूप से सूखे एरिड क्षेत्रों की बागवानी के लिए जाना जाता है और उसी पर क्या करता है? शोध करता है। फिर हालिया उपलब्धि क्या है इसकी? ये संस्थान क्या करता है? रेगिस्तानी चारे और फल के लिए थार शोभा नामक खिजड़ी की उन्नत किस्म विकसित की। ये जो संस्थान है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये मैं बताती हूं आपको। क्या मैंने आपको बताया बेटा? थार शोभा। थार शोभा ये क्या होता है? थार शोभा एक खिजड़ी है, खिजड़ी है। ये क्या है? राजकीय वृक्ष है। ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ठीक है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। और इसे क्या, ये जो वृक्ष है बेटा, इसकी पूजा की जाती है राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि ये जो थार शोभा, अब देखिए खिजड़ी क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ये जो वृक्ष है ये बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। इसमें एक फल लगता है जिसको राजस्थान में खोखा कहा जाता है, जिसे खाया जाता है। साथ ही साथ ये जो खिजड़ी है इसमें सब्जी लगती है, और ये सब्जी बहुत ज्यादा महंगी होती है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये जो खिचड़ी होती है उसमें बहुत ज्यादा कांटे पाए जाते हैं। लेकिन अभी जो खिचड़ी इस संस्थान ने विकसित की है, जिसका नाम थार शोभा है, उसमें कांटे कम पाए गए हैं। कांटे कम है और सब्जियां और फल ज्यादा लगेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर जो राजस्थान के भाई किसान हैं, हमारे भाई बहने हैं, उन्हें आर्थिक तौर पर बहुत सहायता मिलने वाली है। यानी हमें इस खिचड़ी से लकड़ी मिल रही है जो ईंधन का काम भी कर सकती है, फल मिल रहे हैं जिसे हम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, सब्जी मिल रही है जो बहुत ज्यादा महंगी होती है जिसे बेच करके हम और कुछ सहायता अपनी कर सकते हैं। तो ये राजकीय वृक्ष है, ये आपने जान लिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसमें हमने 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, जो राजस्थान में है। राजस्थान में क्योंकि शुष्क इलाका है, वहां पे हमें ऐसे फल उगाने हैं, ऐसी सब्जियां उगानी है जो कम सिंचाई और कम पानी मांगे लेकिन ज्यादा उत्पादन हो।
और इस पे काम कर रहा है ये संस्थान, जिसमें उन्होंने थार शोभा नामक एक खिजड़ी ढूंढी है। खिजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, सारी चीजें समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला संस्थान, ये जो संस्थान था ये 7वें नंबर का था। अब आ जाते हैं 8वें नंबर के संस्थान पर। कृषि वाले में भी हमने लगभग 7 से 8 अनुसंधान संस्थान पढ़े थे, इसमें भी पशुपालन में भी 8वां हम पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मांस अनुसंधान संस्थान केंद्र। इसके लिए भी अनुसंधान संस्थान केंद्र है। क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसकी स्थापना बेटा 1999 में हुई थी। ठीक है, स्थापना हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इसका संचालन, यहाँ पे स्थानांतरित की बात नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से संचालित कब हुआ था इसकी बात कर रहा है। तो स्थापना हुई थी 1999 में और पूर्ण संचालन इसका हुआ 2007 में। मुख्यालय जिसका कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद में है, चेंगीचेरला में। मांस अनुसंधान संस्थान केंद्र जिसकी स्थापना 1999 में हुई, लेकिन पूरा संचालन इसका 2007 में हुआ और अभी इसका मुख्यालय तेलंगाना, चिंगीचेरला, हैदराबाद में है। जिसके निदेशक कौन है? डॉक्टर एस.बी. बारबुद्धे। डॉक्टर एस.बी. बारबुद्धे इसके कौन है? निदेशक हैं इस संस्थान के। अब इस संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? मांस की स्वच्छता चेक करना और प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों पर शोध करना। यानी हमारे देश से जो भी इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी मांस का, मीट का, उसकी क्वालिटी चेक करना, साथ ही साथ जो भी कानूनी और धार्मिक मामले सामने आ रहे हैं इन सारी चीजों से जुड़े हुए, उस पर वैज्ञानिक तौर पर क्या करना? चेक करना। जैसे कई बार आपने ये विवाद सुना होगा कि एक किसी पशु के मांस के साथ दूसरे पशु के मांस को मिला करके बेच दिया जा रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। तो एक मशीन इस संस्थान ने डेवलप की जिससे ये चेक किया जा सकता है, जो ये चेक कर सकती है कि एक पशु के जो मांस है उससे दूसरे के ना मिलाया जाए, जिससे लोगों के साथ धोखा ना हो। तो ये क्या करता है? ये वैज्ञानिक तरीका क्या करता है? कानूनी और धार्मिक मामलों में हमें वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए एक तरीका देता है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है आजकल, आप जान रहे होंगे। तो क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों पर शोध करता है। फिर विशेष तथ्य क्या है? यह भारत में मांस और पोल्ट्री अनुसंधान का सर्वोच्च केंद्र है। सबसे सर्वोच्च केंद्र है कहाँ है? तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में। फिर अब इसकी हालिया उपलब्धि क्या है? मिलावट रोकने के लिए मांस की प्रजाति की पहचान करने वाली डीएनए आधारित किट तैयार की है। ये मैंने अभी आपको बताया, एक डीएनए किट इन्होंने तैयार किया है जो चेक कर सकता है, मांस की प्रजाति की पहचान कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे अनुसंधान संस्थान ऑलमोस्ट पूरे हो गए। कौन कौन से पूरे हुए? कृषि वाले भी हो गए और पशु वाले भी हो गए। अब एक बार में पूरी चीजें आप देख लीजिए कि इनका मुख्यालय कहाँ है और स्थापना वर्ष क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1905 है, मैंने आपको बताया, लेकिन उसे स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कटक कटक चावल जब हम खाते हैं तो कटक की आवाज आती है। तो ये संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में, जिसे 1946 में बनाया गया था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और 1952 में इसे बनाया गया था। मैंने आपको बताया गन्ना अनुसंधान संस्थान 2 है, जिसमें एक मैनेजमेंट पे ध्यान देता है कि जो फसल है वो अच्छी हो, और एक जो है ब्रीडिंग पे ध्यान देता है, यानी 2 अलग अलग गुणों वाले गन्नों को मिला करके एक सुपर वेराइटी तैयार करना। तो यहाँ पे 2 गन्ना अनुसंधान संस्थान है, एक लखनऊ में है और एक कोयम्बटूर में है। लखनऊ वाला इंडिपेंडेंस के बाद बना था 1952 में, और कोयम्बटूर वाला इंडिपेंडेंस के पहले 1912 में। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसमें हमने कुफरी आलू के बारे में पढ़ा था, यानी हवा में आलू उगाने वाली तकनीक इस संस्थान ने क्या की थी? विकसित की थी, जो शिमला में है, जो बना था 1949 में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है, 1947 में स्थापना वर्ष थी इसकी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तंबाकू एक द्विधारी तलवार की तरह देख सकते हैं, जिसमें से निकोटीन निकाल करके इससे तेल भी निकाला जा रहा है, जो बायोफ्यूल के लिए भी यूज हो सकता है और बाकी चीजों में भी, मेडिसिन में भी यूज हो सकता है।
फिर हमने भारतीय दलहन अनुसंधान यानी पल्सेस अनुसंधान संस्थान पढ़ा था, जो कानपुर में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हमने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो भोपाल में है, हमारे भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना वर्ष है 1988, जो मिट्टी सॉइल की जो क्वालिटी है वो चेक करती है। फिर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये हमने आज पढ़ा, नागपुर में है, 1976 में स्थापना हुआ था। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा, करनाल में है, जो 1923 में बना था। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, जो 1889 में बना था। फिर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो टोंक राजस्थान में है, 1962 में बना था। ठीक है, सारी चीजें, ये सारी चीजें बता रही हूँ, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है और ये आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लेक्चर 1 में मिलेगा और ये लेक्चर 2 में मिल जाएगा। फिर हमने केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पढ़ा, जो हिसार हरियाणा में है और 1985 में बना था। फिर केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान पढ़ा बेटा, जिसमें कालीकट में ये है, वास्को डी गामा कालीकट आया था मसालों की खोज में और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो बीकानेर में है और 1993 में बना था। फिर राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है और स्थापना हुई थी 1999 में। ये आपको पूरा मैंने करवा दिया है इतनी चीजें। अब आपका काम है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कोई भी नोट्स चाहिए हो आपको, क्योंकि एमपी कांस्टेबल का एग्जाम इस ईयर के एंड में है, तो जितनी ज्यादा पढ़ाई हो सके उतनी ज्यादा पढ़ाई आप करिए। मैंने आपको फिर स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता रही हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप स्कैन करेंगे, आपको जो भी नोट्स और PDF चाहिए होंगी वो आपको हम दे देंगे यहाँ से। ये हमारा ऑफलाइन व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इससे आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और नोट्स वगैरह या आप और कुछ चीजों की जरूरत हो, कोई डाउट हो, तो आप यहाँ से हमको पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का QR कोड है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारे पेज पर, तो ये आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने प्रमुख भारत के अनुसंधान संस्थान केंद्रों के बारे में पढ़ा। अब की बारी वर्दी हमारी MP कांस्टेबल 2026, हमारा जो लक्ष्य है वो आप और मैं मिलकर के तय करेंगे। मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगी, आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और लगातार VS क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे, जिसमें आपको सारे सिलेबस यानी MP कांस्टेबल का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।